Students, today's our topic is law of chemical combination. Before this, we were studying about the mole concept and we were solving the questions based on mole concept. Mole concept question will be continue solving day to day as you will ask, and I will provide you as a homework. But today's the topic is law of chemical combination. Students, as you know that in any chemical reaction we can study a lot of varieties, and during the study of lot of varieties, these varieties can be regarded to their mass, their molecular number, their ratio of atoms, and these are studied under the chemical combination laws. तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी नियम ऐसे होते हैं जिसकी स्टडी हम लोग केमिकल रिएक्शन को देखकर कर सकते हैं। जैसा कि केमिकल रिएक्शन आप देखते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यूज हुए हैं, रिएक्टेंट में कितने प्रोडक्ट में बने हैं, कितना वेट लिया गया है रिएक्टेंट में, कितना प्रोडक्ट में वेट बना है, और ये कौन से लाज के अंडर गवर्न किए जाते हैं, किसके अंडर में ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती हैं। उन्हीं सारे नियमों को हम लोग कॉम्बिनेशन के रूप में, संयुक्त रूप में, कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जैसा कि आपको मालूम है, टू स्टडी द केमिकल बिहेवियर, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि टू स्टडी द केमिकल बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेज इन एनी केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि हम केमिकल बिहेवियर को, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि हम केमिकल बिहेवियर किसका, सब्सटेंस का स्टडी करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, हमें कुछ लॉ की स्टडी करनी पड़ेगी। और ये कौन कौन से लॉ हैं? इसमें सबसे पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और फोर्थ नंबर का है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। इसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। और लास्ट में 5 नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ गैलुसाक वॉल्यूम। इसकी स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने भी 5 लॉ हैं, इन सभी 5 लॉ को एक कंबाइंड फॉर्म में कहा जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी इन पांचों की स्टडी किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम कर सकते हैं। तो कह रहा है टू स्टडी द केमिकल बिहेवियर, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में उस केमिकल का साथ बिहेवियर कैसा हो रहा है, उस बिहेवियर की स्टडी किसके रिस्पेक्ट में, सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में, यानी उस मटेरियल का, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का जब फॉर्मेशन हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना हो रहा है, उस ड्यूरेशन में कौन कौन से उसके मास, वॉल्यूम और रेशियो में चेंजिंग आते हैं, उनकी स्टडी जिन लॉ के अकॉर्डिंग की जाती है उसे कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि ये जो 5 लॉ हैं सबको मिला के कहा जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जब तक एग्जाम्पल आप नहीं लेंगे तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए यहाँ पे कॉर्नर में एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक्चुअल में मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं है। मैं पेपर वर्क पे आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे एक हमने रिएक्शन लिया H2, बहुत सिंपल सा रिएक्शन, Cl2 से बना 2HCl, ये वेरी सिंपल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आप देखिए H2Cl2 से 2HCl बन रहा है। तो यहाँ पर हम गवर्न कर सकते हैं, इस रिएक्शन की स्टडी कर सकते हैं कई रिस्पेक्ट में कि इसका कितना मास लिया, कितना बना। ये जो है रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, और जो बनेगा इधर वो प्रोडक्ट होगा। तो कितना मास हमने रिएक्टेंट का लिया, कितना मास प्रोडक्ट बना, कितना रेशियो रिएक्टेंट का लिया, कितना रेशियो में हमारा प्रोडक्ट बना, कितना वॉल्यूम हमने रिएक्टेंट का लिया, कितना वॉल्यूम हमारा प्रोडक्ट का बना, और क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम, मास, है ना,
और नंबर सेम है या फिर डिफरेंट है। क्या जितना इधर लिए हैं उतना ही इधर बनता है, ये होना ही अनिवार्य है कि नहीं है। इन सारी बातों की स्टडी जैसा मैंने आपको बताया कि नंबर, इनके इनके वेट, इनके वॉल्यूम, इनके रेशियो और इनकी क्वांटिटी, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम जिसके अंतर्गत करते हैं उसे कहते हैं लाज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। यानी कि जो रिएक्शन हो रहा है उसमें मैटर का कम्बिनेशन कैसे हो रहा है, उसी की स्टडी जिस रिएक्शन में, जिस लॉ में करते हैं उसे हम लोग कहते हैं लाज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। इसमें कौन कौन से आएंगे? 5 लाज है। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको प्रपोज किया था साइंटिस्ट ने, 2 साइंटिस्ट हैं। एक साइंटिस्ट हैं मोनोसो और दूसरे हैं लेवाइसर। इन्होंने प्रपोज किया था 1774 में। कभी कभी 1 पॉइंट में 1 नंबर में पूछ लेते हैं किसने प्रपोज किया था, तो आप साइंटिस्ट को भी माइंड में रखेंगे। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मैं बताऊंगा आपको ये लॉ क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल लूँगा, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। पहले हम लोग इसको एक प्लेटफॉर्म पे देख लें किसने प्रपोज किया था और कौन कौन से लॉ हमारे हैं। तो दूसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और इसको प्रपोज किया था प्राउट ने। प्राउस्ट साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था 1799 में। ठीक है। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। डाल्टन ने प्रपोज किया, लेकिन इसका अभी भी कंट्रोवर्शियल है इसका ईयर। चौथे लॉ को 2 नामों से जाना जाता है। ठीक है। द फर्स्ट इज वेल नोन बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन and the second we can say that this is also known by law of reciprocal proportion। यानी ये 2 नाम से जाना जाता है, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसको प्रपोज किसने किया था? इसको प्रपोज करने के लिए रिक्टर साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था। ठीक है। रिक्टर साइंटिस्ट ने इसे प्रपोज किया था 1794 में। ठीक है। तो ये भी आपके हो गए। और 5वां जो लॉ है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यानी ये लॉ गैस के वॉल्यूम से रिस्पेक्ट रखता है। तो आपको बहुत अच्छे से इसका नाम याद हो जाएगा। इसको प्रपोज किया था गैलुसैक ने, गैलुसैक। ठीक है। अब आइए मैं पहले लॉ की तरफ आपका चलता हूँ। फर्स्ट लॉ हम लोग का है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लियर कंसीडर हो रहा होगा, फोकस भी आपका हो रहा होगा अच्छे से। ठीक है। देखिए हमारा जो फर्स्ट लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें मास का कंजर्वेशन होगा, यानी मास का लॉस नहीं होगा। नाइदर मास विल गेन नार मास विल लॉस। इट मीन दैट देयर इज द कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ there is no change in the total quantity of matter present in a system। यानी कोई सिस्टम है, रिएक्टेंट है और उससे प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। यानी जितना रिएक्टेंट मास में लेंगे उतना ही प्रोडक्ट का मास हमको मिल जाएगा। तो कहता है देयर इज नो चेंज इन द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सिस्टम व्हेन इट अंडरगोज ए केमिकल और फिजिकल चेंज। तो जब भी हम कोई केमिकल या फिजिकल चेंज करते हैं तब हमारे मैटर के क्वांटिटी में, अमाउंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। रिएक्टेंट में ये सपोज दैट यदि हमने 100 ग्राम लिए हैं तो प्रोडक्ट भी टोटल जोड़ के 100 ग्राम ही हमको मिलेगा। इसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, न तो मैटर बनता है, मैटर बनने का मतलब प्रोडक्ट बनता है लेकिन मैटर एक्स्ट्रा कोई अमाउंट नहीं बनता है। मैटर
नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, न तो एक्स्ट्रा मटेरियल बनती है और न ही मटेरियल का लॉस होता है, ठीक है। हाउएवर इट्स फिजिकल और केमिकल नेचर में चेंज, हालांकि जब रिएक्शन होगा तो इसके फिजिकल और केमिकल नेचर तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसके अमाउंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। इसे हम एग्जांपल से लेके देख सकते हैं। दैट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बी, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन, यानी कोई रिएक्शन शुरू होने से पहले जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट का वो बराबर होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद जितने टोटल मास बनेंगे प्रोडक्ट के वो उसके बराबर होगा। एग्जांपल देखिएगा, जैसे हमने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, AgNO3 इज द सिल्वर नाइट्रेट, और उसका रिएक्शन कराया पोटेशियम आयोडाइड से Ki, ठीक है। तो बनेगा, यहाँ से Ag लिया, यहाँ से I लिया, तो सिल्वर आयोडाइड बना, और साथ में यहाँ से K लिया, यहाँ से NO3 लिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसे कहते हैं, आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, पोटेशियम, और यहाँ पे NO3, तो बना पोटेशियम नाइट्रेट। इस रिएक्शन को आप देख चुके होंगे। अब जरा इस रिएक्शन को हम लोग मास के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है, इसी रिएक्शन को प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है लैंडोन्ट। क्या नाम है इनका? लैंडोन्ट। लैंडोन्ट एक्सपेरिमेंट इन सपोर्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, LCM, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। शॉर्ट में मैंने लिख दिया, आप लॉन्ग में लिखिएगा। अब ये कैसे प्रूफ करते हैं लैंडोन्ट? लैंडोन्ट कहते हैं, उन्होंने क्या किया, एक H आकार के एक ट्यूब लिया, ठीक है, एक कांच की नली ले लिया, उसमें उन्होंने एक पार्ट में A रिएक्टेंट लिया और दूसरे पार्ट में B रिएक्टेंट लिया। A हो गया हमारा सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन और B हो गया पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, A और B के अमाउंट को मेजर कर लिया, ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को A और B को मिक्स्ड कर दिया, रिएक्टेंट को मिला दिया, अच्छी तरह से इसको फेंट दिया, मिला दिया। मिलाने के बाद रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बना, जैसा पीछे हम लोग अभी पढ़े हैं। रिएक्टेंट के बाद, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बना, रिएक्शन था AgNO3 प्लस Ki, मैं फिर से लिख देता हूँ, और इससे बना था AgNO3 लिया और यहाँ Ki लिया, तो आप देखिए यहाँ से क्या बनेगा, AgI सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, और इधर क्या बन जाएगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ये रिएक्शन आपका है, ठीक है। एक उधर पिछले वाले पेज पे मैंने लिखा था, फिर से मैंने यहाँ लिख दिया आपको समझाने के लिए। तो आप देखिए, जब इन दोनों को मिलाया तो ये प्रोडक्ट बना। तो पहले इसका वेट ले लिया था, दोनों का अलग अलग सेपरेट वेट कर लिया था, फिर जब रिएक्शन हुआ मिला दिया, तब दोनों को सेपरेट जो भी बचा था इन दोनों चीज़ में, इसको और इसको वेट कर लिया, ठीक है। वंस अगेन वेटेड द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, और जब वेट किया गया तो पाया ये गया कि रिएक्टेंट का जो अमाउंट था वो प्रोडक्ट के अमाउंट के बराबर है। और जब ऐसा होगा तो ये प्रूफ होता है कि कोई भी मास न तो लॉस हुआ है न तो गेन हुआ है। इसका मतलब कि इसमें फॉलो हो रहा है LCM का, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। इज डैट क्लियर? अब आइए कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन LCM। क्वेश्चन आप पढ़ ही सकते हैं कि 3.4 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन 100 ग्राम वाटर व्हेन मिक्स्ड विद 1.7 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ग्राम वाटर, 2.87 ग्राम सिल्वर क्लोराइड एंड 1.80 ग्राम sodium nitrate were obtained. Justified that the data proves law of conservation of mass। यानी एक आंकड़ा दिया गया है, एक आपका यहाँ पे डाटा दिया गया है, और इस डाटे से आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉलो हो रहा है।
तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रहा है, यदि हम प्रूफ कर दें कि रिएक्टेंट का जो है मास और प्रोडक्ट का जो मास है यदि वो सेम प्रूफ कर दें तो हम बड़े ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे बिहेवियर में। देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है, आपका AgNO3 कितना लिया है 3.4 ग्राम, तो हमने ले लिया AgNO3 ले लिया, और क्या लिया गया इसको वाटर लिया, वाटर ले लिया। ठीक है, और क्या लिया गया इसके साथ, फिर 1.7 ग्राम NaCl ले लिया, और 100 ग्राम वाटर ले लिया। फिर से देखिएगा AgNO3 की अमाउंट कितना है 3.4 ग्राम, AgNO3 हो गया 3.4 ग्राम, वाटर 100 ग्राम, वाटर 100 ग्राम, फिर NaCl है सोडियम क्लोराइड कितना है 1.17 ग्राम, तो हमने ले लिया 1.17 ग्राम। किस में ले लिया था 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर ले लिया। ठीक, ये तो हो गया रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है इतनी सारी चीज़ें। ठीक, अब प्रोडक्ट की तरफ आते क्या बन रहा है 2.87 ग्राम AgCl, तो AgCl कितना है 2.87 ग्राम। ठीक है, और क्या बन रहा है 1.70 ग्राम सोडियम नाइट्रेट NaNO3, तो NaNO3 क्या 1.72 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ वाटर मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप याद रखिए वाटर तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वाटर इज एज सॉल्वेंट, केवल वाटर इसको डिजॉल्व करने के लिए यूज किया गया है, सॉल्वेंट के रूप में यूज किया गया है, तो इसलिए वाटर एज सच रहेगा 100 100 100 क्या हो गया 200। अब इस सबको सम करेंगे तो इतना ग्राम रिएक्टेंट इक्वल टू इतना ग्राम प्रोडक्ट, दोनों तरफ सेम वैल्यू आएगी, डैट इज नो चेंज इन मास प्रूफ्स क्या LCM लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इससे ये प्रूफ किया जा सकता है। इज दैट क्लियर। चलिए आप सेकेंड लॉ की तरफ जल्दी से चल लेते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन। इसका नाम दो नामों से जानते हैं, कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शनल। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कांस्टेंट द सेम एलिमेंट combined together in the constant proportion by mass, or a compound always contain exactly the same proportions of element by mass। यानी ये कहता है कि यदि हम किसी भी कंपाउंड को बनाएं, ठीक है, एलिमेंट सेम रहेंगे, लेकिन बनाने के लिए जो रिएक्टेंट हम लेंगे डिफरेंट यदि हम ले रहे हैं, फिर भी जब भी वो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड में एलिमेंट का रेशियो सेम होगा। ये रिएक्शन कहता है चाहे जिस भी रिएक्टेंट से हम बनाएं, यदि उस रिएक्टेंट में वह एलिमेंट है तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो हमेशा जब भी प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में एलिमेंट के जो रेशियो होंगे कंपाउंड के रिस्पेक्ट में वो हमेशा सेम होगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यदि आपको बनाना है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग बट द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द वेट 12:32। कार्बन का वेट होता है कितना 12 होता है, और ऑक्सीजन O2 लगता है ना, O2 लगता है, तो ऑक्सीजन का 16 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 32, तो 32 होता है बाई मास। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको हम पहला बना सकते हैं बाई हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दें तब भी ऑक्सीजन आपका निकलेगा। जितने भी मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं सब हाई स्कूल के बेस पे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो आप देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो दूसरे तरीके से हम बना सकते हैं बाय हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको भी हीट करेंगे तब भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये सब हाई स्कूल में पढ़े हैं आप। बाय बर्निंग कार्बन इन ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन में जला दे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और बाय रिएक्शन ऑफ HCl ऑन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन कैल्शियम कार्बोनेट तब भी हमारा क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जिस भी मेथड से हम बनाएं, यानी किसी भी रिएक्टेंट को ले लें जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, और यदि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा कार्बन का वेट रहेगा 12
और ऑक्सीजन का वेट रहेगा 32, यानी रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में हमेशा हमेशा होगा क्या 12 × 32। इसको शार्ट करके भी कम कर सकते हैं, लेकिन यही रेशियो हमेशा मिलेगा आपको। इज दैट क्लियर? आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन आपके सामने दिया है, मैं लैंग्वेज ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, शार्ट में पढ़ता हूँ। ए सैंपल ऑफ इतना ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड व्हेन रिड्यूस्ड इन ए स्टीम ऑफ हाइड्रोजन गेप्स इतना ग्राम कापर। पहले केस को देखते हैं। पहले केस में क्या है, कापर का ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस करा रहे हैं, यानी रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। तो जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, क्या बन रहा है, आप देखिए ज़रा, तो बन रहा है कापर प्लस वाटर रिलीज हो जा रहा है। यहाँ कापर का ऑक्साइड यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड जो दिया है, अमाउंट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड वो 1.375 है, ठीक। और इससे कितना कापर बन रहा है रिएक्शन के बाद, आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप याद रखिए कि क्यूप्रिक ऑक्साइड इतना, यहाँ पर लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, और कापर कितना बन रहा है 1.098 ग्राम, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालिए। परसेंटेज आपको निकालना ही आता होगा, जैसे आप हाई स्कूल में कितने नंबर पाए परसेंटेज निकालते हैं, तो कितने नंबर पाते हैं उसको ऊपर रखते हैं और कितने में पाए हैं उसको नीचे रखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेशियो निकल जाता है। वही यहाँ परसेंटेज निकालें, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कितना हमको ऑक्टेन हुआ है 1.09, ऑक्टेन डिवाइडेड बाई गिवन कितना है 1.375, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। जब सॉल्व करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी, सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या कहता है, ऑन द अदर हैंड ए सैंपल ऑफ इतना ग्राम प्योर कापर गेव इतना क्यूप्रिक ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे देखिए आपका कापर की वैल्यू कितना दिया है, कापर दिया है 1 पॉइंट, कापर, आपको लैंग्वेज में ज़्यादा नहीं फंसना है, आप सीधे मटेरियल को ढूंढिए क्या चाहिए आपको। कापर कितना है 1.179 कापर मिल रहा है, किससे मिल रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड से। क्यूप्रिक ऑक्साइड कितना, क्यूप्रिक ऑक्साइड है 1.476। बाकी आपको भ्रमित करने के लिए, बाकी आपको कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज दिया गया, बाकी लैंग्वेज से आपको मतलब नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे रेशियो प्रूफ करना है और रेशियो के लिए आपको मास चाहिए। तो 2 वैल्यूज इधर है, 2 वैल्यूज इधर है, 4 वैल्यू को हमको ज़रूरत है, 4 वैल्यू आपको मिल जा रहा है, बाकी वैल्यू है ही नहीं, तो बाकी से कोई आपको लेना देना नहीं है। फिर कहता है क्या करना है आपको शो डैट प्रूफ करना है कि जो डाटा दिए गए हैं इन डाटा से आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रूफ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसा कि पीछे फर्स्ट केस में किए थे वैसा ही आप सेकेंड केस को देखिए। फर्स्ट केस में आपने क्या किया था, कापर के ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड इतने से इतना कापर मिला तो परसेंटेज निकालो तो इतना आया। सेकेंड केस में वही करेंगे, इतना क्यूप्रिक ऑक्साइड से इतना कापर मिला तो इसका भी परसेंटेज निकालेंगे कि आप 10 डिवाइडेड बाई गिवन मल्टीप्लाई बाई 100, आप 10 डिवाइडेड बाई गिवन मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर भी आप सॉल्व करके देखेंगे तो इतना ही आपको रेशियो मिलेगा, परसेंटेज आएगा। इट मीन्स डैट दिस वैल्यू इन फर्स्ट केस एंड दिस वैल्यू इन सेकेंड केस, दोनों ही केस में चाहे जिस भी तरीके से हम कापर को ऑब्टेन करें क्यूप्रिक ऑक्साइड से, चाहे जितना भी अमाउंट हम ले लें, हमेशा जो हमारा रेशियो है वो सेम ही आएगा। और ये सेम रेशियो आ रहा है तो इसका मतलब वो लॉ ऑफ कांस्टेंट यानी लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग तीसरे लॉ की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।